नाराज विधायक हैं, उनके दफ्तर घरों पर तोड़फोड़ की जा रही है शिवसैनिकों के द्वारा और वहीं एकनाथ शिंदे के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। किस तरीके की बौखलाहट है, जहां एक तरफ सरकार के मंत्री बार बार पे कह रहे हैं कि बहुमत पास है, बहुमत साबित करेंगे फ्लोर टेस्ट पे, वहीं दूसरी तरफ जो नाराज विधायक है उन्हें मनाने की जगह उनके घर दफ्तर पर तोड़फोड़ क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, ये इनकी प्रवृत्ति बहुत पुरानी रही है। आपने शुरू से ही देखा होगा कि ये लोग सत्ता के लोभ और लालच के लिए क्या कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस आपको याद है ना? पूरा देश का इमोशन एक तरफ था, लेकिन ये अपने प्रोपेगेंडा को कैसे आगे लेकर बढ़े और क्या क्या वहाँ पर नहीं किया। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, उस समय जो बिहार के तत्कालीन डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, उनके आदेश पर वहाँ के एसपी, सिटी एसपी थे पटना के विनय तिवारी जी, उनको भेजा गया था और किसी के लिए नहीं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल में उनको क्वारंटाइन करने का कार्य इन लोगों ने किया था। भले उद्धव ठाकरे इस बात को भूल गए 2 दिन पहले कि जब वो कोविड पॉजिटिव है, तो कोविड पॉजिटिव होते हुए भी कैसे, अभी शायद तजिंदर पाल बग्गा ने उस पर केस भी फाइल किया है। अब संजय राउत का आप चर्चा कर लीजिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इससे ज़्यादा ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग इस बात को जान चुके हैं कि सत्ता इनके हाथ से जा रही है, ये कुछ भी कर लें सत्ता इनसे नहीं बचने वाली है। तो अब ये डराने का, धमकाने का, अब थोड़ा सा ये लोग, क्योंकि 42 तो दिखा रहा था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जब बोला कि 50 विधायक हमारे साथ हैं, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि अरे बाबा, 56 में 50 जब चले गए तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विधानसभा या लोकसभा, दोनों सभा का भी जब सर्वसम्मति पास होगा तो हम अपने आप खत्म हो जाएंगे। 2/3 बहुमत से ज़्यादा चाहिए होता है, उनकी विधायकी भी बची रह जाएगी। और इधर वो लोग जब विचारधारा की लड़ाई का बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि आज के डेट में अगर हिंदुत्व के विचारधारा को, हिंदुत्व आउटफिट को कोई लेकर चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी है और उसी विचारधारा के साथ आने के लिए ललायित है। नाराज विधायकों के दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही है, वहीं शरद पवार का कहना है कि जो बागी विधायक हैं उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। किस तरीके से देख रहे हैं, डराया धमकाया क्यों जा रहा है, इस तरीके से तोड़फोड़ करके धमकियां दी जा रही हैं? शरद पवार साहब को अपने बारे में सोचना चाहिए, जो इतने बड़े बड़े घोटाले उन्होंने महाराष्ट्र में किए हुए हैं, और इस वजह से उनके साथ क्या नहीं हुआ है पिछले वर्षों में। 80 वर्ष का उम्र उनका होने जा रहा है, राम नाम जपने का उम्र है। चुपचाप अपोजिशन में अपने भतीजे अजित पवार को बैठा दें और हो सके तो सुप्रिया सुले जी को भी कहीं सेट कर दें, और सेट करने के बाद अपना बुढ़ापा अच्छा से गुजार लें। नहीं तो उस समय दूर नहीं है कि लालू प्रसाद यादव का जो बिहार में हाल हुआ, सेम वही काम इन्होंने महाराष्ट्र में। कहाँ से इतना शुगर मिल आ गया और शुगर फैक्ट्री आ गया शरद पवार साहब के पास? बहुत बड़े इंडस्ट्रीज तो थे नहीं। अंबानी के परिवार में धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी है, शरद पवार जी नहीं है। रतन टाटा के कोई बेटा ही उत्तराधिकारी ही नहीं हुए। जब कहीं से ये लोग आए ही नहीं, तो कहाँ से 23-23 और 25-25 शुगर मिल्स की फैक्ट्रियाँ बैठ गई महाराष्ट्र में? तो इनको डर अपना है, ये अपना डर किसी और पर थोपना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं, और ये समय का कालचक्र उनको भी बताएगा। जंग तो जीत गए, लेकिन जो हिंदुत्व के आउटफिट का जंग है उसको कैसे पार करेंगे, आने वाला समय बता देगा। महाराष्ट्र में इस समय पर सियासी संकट छाया हुआ है। जिस तरीके से बागी विधायक यानी कि नाराज जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का एक बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि हम फ्लोर टेस्ट या फायर टेस्ट दोनों के लिए तैयार हैं, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री के पद के लिए गठबंधन तोड़ने वाली शिवसेना के मंत्री यानी कि आदित्य ठाकरे का कहना है कि वो सत्ता के लालची नहीं है। अब देखना अहम ये होगा कि आगे चलकर अब जिस तरीके से बदलाव हर पल महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है, आगे चलकर क्या इस पूरे प्रकरण में हमें देखने के लिए मिलता है। अब इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष सिंह जी। किस तरीके से देख रहे हैं सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो सियासी संकट छाया हुआ है, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं सत्ता के लालची नहीं है, संजय राउत कह रहे हैं हम फ्लोर टेस्ट और फायर टेस्ट दोनों के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से सेरीन एक बात बताना चाहता हूं कि इनके लिए वही कहावत चरितार्थ हो रही है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सरकार आपने जब 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होगा, तो आपको भी याद होगा, हमें भी याद है, और बेशक पूरे जनता को याद होगा, भारतवर्ष के जनता को ये बात याद होगा, महाराष्ट्र का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा हुआ था। 288 विधानसभा का पूरा प्रदेश आता है, 288 विधानसभा में एक भी ऐसा सीट नहीं था जहां पर इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का, देवेंद्र फडणवीस साहब का फोटो लगा करके अपना चुनाव प्रचार और प्रसार करने का कार्य ना किया हो। क्यों? क्योंकि इनको फडणवीस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो था, जो गवर्नेंस का उनका मॉडल था महाराष्ट्र का, उस पर इनको विश्वास था कि जनता उस पर वोट करने जा रही है, और हुआ भी था यहीं। 288 में 165 सीट
एनडीए, और एनडीए का मतलब उस समय भाजपा प्लस शिवसेना था, उसको वहां की जनता ने देकर क्लियर मैसेज, स्पष्ट मैसेज देने का कोशिश किया था कि कुछ भी हो जाए हम फिर से फडणवीस से इतना खुश है कि फडणवीस साहब को देखना चाहते हैं। अब वो आदित्य ठाकरे जो बोल रहे हैं कि हम सत्ता के लोभी और लालची नहीं है, अरे भाई साहब, अगर आप और आपके पिताश्री सत्ता के लोभी और लालची नहीं थे तो आपको याद होगा उसी समय हरियाणा का भी चुनाव हुआ था। कितना समय लगा था हरियाणा में सरकार बनाने में, और कितना समय लगा था महाराष्ट्र में सरकार बनाने में। कहीं ना कहीं आपको तो सीएम पोस्ट चाहिए था, आपको कुछ भी करके आपके महाराष्ट्र के जनता से कोई मतलब नहीं था। आपको ये था कि एक बार हमें चांस मिल जाए और हम महाराष्ट्र के सीएम बन जाए। किया भी आपने वहीं, अपने विचारधारा के बिल्कुल उलट। ना आपके पिताश्री, अब मैं जब पिताश्री का बात कर रहा हूँ तो मैं उद्धव ठाकरे के पिताश्री बाला साहब ठाकरे जी का बात कर रहा हूँ। बाला साहब का विचारधारा हमेशा हिंदुत्व को लेकर रहा है, और कभी भी वो सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं रहा है, हार्ड हिंदुत्व रहा है। एक बंदा जो हिंदुत्व की राजनीति का बात करता हो, क्या उन्होंने बोला था जब उनसे इंटरव्यू लिया गया था, आर यू हिंदू, तो उन्होंने बोला था कि आई एम हिंदू, आई एम अ मैड हिंदू, मतलब कि मैं हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ आप गठबंधन किससे करते हैं? 2019 के विधानसभा के इलेक्शन के बाद एनसीपी के साथ आप गठबंधन करते हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं। ये कौन सारे लोग हैं? एनसीपी अगर नवाब मलिक जैसे करप्शनिस्ट को आगे बढ़ाने का कार्य करती है तो कांग्रेस किन किन लोगों को इस राष्ट्र में आगे बढ़ाने का कार्य की है, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए सबको पता है। अब एक थाली में एक वेजिटेरियन खाने वाला है, जबरदस्ती उसके साथ 2 नॉन वेजिटेरियन को आप बैठा देंगे और आप उसको बोलोगे कि नहीं सुबह से शाम तक आपको इन्हीं के साथ खाना है, कितना दिन तक वो चलेगा? उसके बाद आप इनका देखिए कि इनका जो हार्डकोर हिंदुत्व था वो कहाँ पर आकर समाप्त हुआ। नूपुर शर्मा जी बयानबाजी कुछ करती हैं दिल्ली में, किसी को कोई परेशानी नहीं होता है। आउट ऑफ 29 स्टेट्स इन इंडिया किसी को कोई परेशानी नहीं होता है। परेशानी किसको होता है? बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे जी को। महाराष्ट्र से पुलिस फोर्स भेजते हैं इनके अरेस्टिंग के लिए बिना किसी सर्च वारंट के, क्योंकि सर्च वारंट यहाँ का या तो जुडिशियरी देता, नहीं तो महाराष्ट्र में भी एफआईआर हुआ था तो वहाँ का जुडिशियरी देता। अपने पुलिस बल का उपयोग करके यहाँ पर बोलते हैं कि जाकर उसको अरेस्ट करके लाओ। अब एक बात बताइए, ठीक है उद्धव ठाकरे बदल सकते हैं, एकनाथ शिंदे ने अपने जीवन में क्या क्या कष्ट नहीं झेला, लेकिन एकनाथ शिंदे अगर शिव सैनिक बने तो उसके पीछे सिर्फ एक आदमी का रोल था, और वो रोल था बाला साहब ठाकरे का। एकनाथ शिंदे का पूरे ठाणे वाले एरिया में कैसा पॉलिटिकल उनका अपना महत्व है, इंपॉर्टेंस है, सबको पता है। कितना दिन तक कोई बर्दाश्त कर पाएगा? आज मैं नॉर्मल एक बात आपसे कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मतलब लोग बोलते हैं राइट विंगर, हिंदुत्व की बात करने वाली। अगर भारतीय जनता पार्टी खुदा न खास्ते कभी अपने इस लाइन से हट जाए तो आप कुछ कर सकते हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। कितना दिन पार्टी का कोर और संगठन बर्दाश्त कर पाएगा? यही वहाँ पर हुआ है। 2 से 2.5 साल तक लोग येन केन प्रकारेण इनको देखते आए हैं। कोई भी वहाँ पे क्राइम होता था, कोई भी करप्शन होता था, वहाँ पर खुद जस्टिस बन के उद्धव ठाकरे साहब चले आते थे कि मैं ही कोर्ट हूँ, मैं ही हाई कोर्ट हूँ, मैं ही सुप्रीम कोर्ट हूँ, मेरे ही दरवाजे पर जो फैसला हो जाएगा हो जाएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रामनाथ कोविंद के रूप में राष्ट्रपति दलित देती है, तो जस्ट दूसरा टेन्यूर जब आता है राष्ट्रपति का और बहुमत में भारतीय जनता पार्टी है, तो एससी के साथ एसटी को कैसे आगे लेकर चलना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू को खड़ा करती है। एकनाथ शिंदे उसको अपने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा में आने से रोक देते हैं, मतलब उनकी कोई एंट्री नहीं है। अब हमसे आप बताइए, विचारधारा सबका एक तरफ, विचारधारा को आप ताक पर रख के सत्ता के लोलुप और लालच में येन केन प्रकारेण सत्ता हथिया लिए। उसके बाद जब आप अपने विचारधारा से समझौता करते करते इतना गिर गए कि आपके जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं उनको भी भूलने का कार्य आपने करने लगा, उसका परिणाम है ये। और आपको याद होगा भारतवर्ष में कहा जाता है यत्र नारी पूज्यन्ते रमयते तत्र देवता, मतलब भारतवर्ष में जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता विचरण करते हैं। और कंगना रनौत नारी थी, कंगना रनौत के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। नोटी बोले, हरामखोर बोले, बीएमसी का प्रयोग करके जबरदस्ती उन्होंने जो परमिशन लिया था उस दफ्तर को गिराने का कार्य किया। और पिछले 1 साल पहले का बात है, कंगना रनौत ने रो रो कर बोला था, उद्धव ठाकरे याद करो, आज मेरा घर गिर रहा है, कल तुम्हारा गिरेगा। और ये उसी का समय का जो कालचक्र का पहिया है वो चला है, और उसका परिणाम आप देख रही हैं कि सत्ता तो जाएगा ही, पार्टी भी इनके हाथ से खिसकने के लिए तैयार।